हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने टॉपिक कवर किए थे पहले वाली वीडियो में 1 to 5th यूनिट तक। अब हम 6 to 10 यूनिट कवर करेंगे। उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे और आपको हैंडमेड नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, 6th यूनिट में पहला टॉपिक आता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि फर्स्ट एड क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एड को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, एक इमीडिएट केयरिंग सर्विस है जो क्या करती है। मतलब देखो, ये लाइन काट दो आप। जो फर्स्ट एड है उसको हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एड जो है वो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, मतलब सबसे प्राथमिकता ट्रीटमेंट है। सबसे पहला ट्रीटमेंट जब किसी जो पर्सन है उसको इंजर्ड हुआ है, अगर उसको घाव हुआ है या कोई भी सडनली इंजर्ड हुई है, सडनली वो बीमार हो गया है, तो उस टाइम पे उस पर्सन को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, और ये इमीडिएट केयरिंग सर्विस है, मतलब ये जल्दी से जल्दी देने वाली सर्विस है। ठीक है, और ये इसमें हम कब देते हैं, ये जब तक फुल मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो जाए उस पेशेंट को, उस पर्सन को, तब तक हम ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसे देते हैं। देखो, डॉक्टर के जाने से पहले, डॉक्टर के जाने के बाद तो उसे फुल्ली ट्रीटमेंट मिलेगा ना, तो डॉक्टर के जाने से पहले जो इलाज हम देते हैं वो फर्स्ट एड में आता है। तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी पर्सन इल हुआ है या फिर इंजर्ड हुआ है, तो उसको घायल हो गया है, तो उसको क्या हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, वो आता है हमारा फर्स्ट एड में। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि जो फर्स्ट एड है उसके अंदर क्या क्या होती है। मतलब जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड का हम बॉक्स बनाते हैं, तो जो फर्स्ट एड जो बॉक्स है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंसिस्ट या व्हाट इज़ द कंपोजिशन या व्हाट इज़ द कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला तो एक ट्रांसपेरेंट क्या होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए। तो टेक ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स एंड राइट इट, उसके ऊपर राइट होना चाहिए, राइट फर्स्ट एड मैनुअल, मतलब उस पर फर्स्ट एड मैनुअल लिखा होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट हमें डब्बा लेना है और उस पर चिपका देना है फर्स्ट एड मैनुअल लिखा हुआ। ठीक है, ताकि देखो, ट्रांसपेरेंट बॉक्स क्यों ले रहे हैं, ताकि इसमें जो चीज़ें रखी है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, और क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, एडेसिव टेप होनी चाहिए। एडेसिव टेप कोई इंसर्ट हुई है तो वहाँ पे लगा देंगे, या फिर बोल सकते हैं एडेसिव बैंडेज होनी चाहिए। ठीक है, एडेसिव बैंडेज होनी चाहिए, बहुत सेवरल साइज की, अलग अलग साइज की। ठीक है, ज़्यादा घाव है तो बड़ा साइज की बैंडेज यूज़ करनी है, छोटा है तो फिर छोटे साइज की। ठीक है, और क्या होना चाहिए हमारे पास, एंटीसेप्टिक स्ट्रिप्स होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए हमारे पास, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है वो। ठीक है, सोप होना चाहिए जो एंटी माइक्रोबियल हो, एंटी बैक्टीरियल हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक की ऑन्टिमेंट्स होनी चाहिए। ऑन्टिमेंट्स क्या होता है, क्रीम, तो एंटीबायोटिक की ऑन्टिमेंट्स होनी चाहिए हमारे पास। एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे वीक आयोडीन वगैरह यूज़ करते हैं। पेन किलर होनी चाहिए, पेन किलर्स की टैबलेट होनी चाहिए। ठीक है, और लोशन वगैरह होना चाहिए, कैमलिन लोशन, जो मतलब अगर इन्फेक्शन है तो उस पर डाल दें हम। ठीक है, थर्मामीटर होना चाहिए, अल्कोहल वाइप्स होनी चाहिए। थर्मामीटर, क्योंकि हमें कई बार फीवर भी मेज़र करना होता है तो थर्मामीटर होना चाहिए, उसमें ग्लव्स भी होने चाहिए, और अल्कोहल होना चाहिए। कौन सा, इथाइल अल्कोहल मेनली। ठीक है, या फिर जो विप्स आती है अल्कोहल की वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको पॉइंट्स में बनाना है
कि फर्स्ट एड मैनुअल लिखा होना चाहिए, उसमें एडेसिव टैप और एडेसिव बैंडेज होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वेब्स होनी चाहिए, शॉप होना चाहिए, एंटीबायोटिक ऑन्टिमेंट्स, एंटीबायोटिक जो क्रीम आती है वो होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो वीगाइडिन वगैरह होते हैं वो होने चाहिए, और थर्मोमीटर होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, और अल्कोहल वेब से इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि अगर किसी को फर्स्ट एड मेथड मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देंगे अगर किसी के ऊपर एसिड बर्न हो गया है, मतलब किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया है, एसिड बर्न हो गया है लैब में काम करते टाइम पे, तो उसे ट्रीटमेंट क्या देना है। तो फर्स्ट एड अगर नहीं एसिड बर्न अगर हुआ है उसको, तो एसिड बर्न किसके कारण हो सकता है, कोजेज क्या क्या है उसके, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कंसनट्रेटेड एसिड है, जो कंसनट्रेटेड एसिड है मतलब वो डाइल्यूट फॉर्म में ना हो, जो कंसनट्रेटेड एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे ना, तो उनके कारण एसिड बर्न हो सकता है। एसिड गिरेगा तो हमारी स्किन पे कहीं पे भी गिरा तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अगर एसिड बर्न स्प्लैशेस हो जाए, स्प्लैश मतलब गिरना, अगर एसिड गिर जाए स्किन पे तो हमें क्या करना है, देखो एक बात ध्यान रखनी है, कहीं पे भी एसिड बर्न हुआ है तो उसको हमें लंबे समय तक पानी के नीचे रखना, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में वाटर अप्लाई करना है वहाँ पे। ठीक है, और अगर स्किन पे गिरा है तो उस स्किन को हमें क्या करना है, प्लेंटी वाटर से 10 से 15 मिनट के लिए मतलब उस पर रख देंगे जहाँ पे भी स्किन हमारी बर्न हुई है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक बात ध्यान रखनी है, अगर एसिड बर्न हुआ है तो वो न्यूट्रलाइज किससे होगा, न्यूट्रलाइज किससे होगा, वो न्यूट्रलाइज होगा हमारा किससे, एल्केनिक से। ठीक है, जो वीक एल्केनिक है उससे। तो एसिड बर्न के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसिड बर्न अगर स्किन पे हुआ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 5% एक्वस सॉल्यूशंस आता है, पहले तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर में उसे सोक करना है, भिगो के रखना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे जहाँ पे स्किन बर्न हुई है वहाँ पे 5% एक्वस कार्बोनेट सॉल्यूशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर एसिड आई पे गिर गया है, आँखों पे गिर गया है, तो हमें क्या करना है, एक पानी की बोतल आती है जो स्प्रे वाली, उस पर डाल देंगे पानी। ठीक है, उसमें पानी भर लेंगे और उससे स्प्रे करेंगे हमारी आँखों पे लंबे समय तक। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम, उसके कॉर्नर पे मतलब हमारे नोज़ की तरफ से कॉर्नर पे उस पे वाटर डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे 4 ड्रॉप, मतलब एक वो आती है आई ड्रॉप, उसमें क्या करेंगे वो लेंगे और वो 4 ड्रॉप हम डाल लेंगे किसकी, 2% एक्वस सॉल्यूशंस आता है किसका, देखो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा था, सोडियम कार्बोनेट आएगा, सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आँखों में गिरा है तो 4 ड्रॉप हमें किसकी लेनी है, 2% जो एक्वस कार्बोनेट आता है वो हम डाल लेंगे अपनी आँख में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी ने एसिड स्वेलिंग कर लिया, मतलब निगल लिया है, किसी ने स्वेल कर लिया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर के पास कॉल करना है, और जिस पर्सन ने निगला है उसको क्या करेंगे, 5% सोप सॉल्यूशन पीने के लिए देंगे और उसे गरारे करने के लिए बोलेंगे उसी सॉल्यूशन से, सोप सॉल्यूशन से ही, और फिर उसको ट्रीट करेंगे हम 2% एक्वस सोडियम कार्बोनेट से। एक बात ध्यान रखनी है कि एसिड बर्न में न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो अगर स्किन पे गिरा है तो भी सोडियम कार्बोनेट का रोल है, अगर आँख में गिर गया है तो भी सोडियम कार्बोनेट का रोल है, और अगर उसे निगल लिया है तो भी सोडियम कार्बोनेट का रोल है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एल्केनिक बर्न, जो स्ट्रॉन्ग एल्केनिक बर्न अगर हो गया है तो हमें अब कौन कौन से रिएजेंट है जो जिसके कारण एल्केनिक बर्न हो सकता है, तो सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के कारण एल्केनिक बर्न हो सकता है। तो अब एल्केनिक बर्न अगर हमारी मतलब वही है, अगर स्किन पे होता है तो हमें ये न्यूट्रलाइज किससे होगा, ये न्यूट्रलाइज एसिड से होगा। ठीक है, तो 5% एसिटिक एसिड हमें डालना है। पहले तो स्किन को, जिस स्किन पे गिरा है एल्केनिक सॉल्यूशन, उसको 10 to 15 मिनट के लिए रखना है वहाँ पे
फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि 5% एसिटिक एसिड और वहाँ पे अप्लाई कर देने हैं जहाँ पे स्किन पे गिरा है, ठीक है। उसी तरह हमें अल्कानिक एसिड अटैक में भी हम वॉश कर रहे थे आँखों को पानी से, तो इसमें भी वॉश करेंगे और इसमें भी हम बोरिक एसिड सॉल्यूशंस का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगर उसने अल्कानिक सॉल्यूशंस निगल लिया है तो सबसे पहले अगर वो निगल लेता है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को कॉल करनी होती है, फिजिशियंस को। फिर उसे हम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, क्योंकि अल्कानिक को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है अगर किसी को एक्सीडेंटल ट्रामा हो गया है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ है, घायल हो गया है कोई भी, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अगर वो घायल गिलास टूटने से हुआ है तो हमें क्या करना है, उसके सारे ग्लास को निकालना है। पहले तो गांव में से सारे ग्लासेस पीसेस को निकाल लेना है, फिर उस पर एंटीसेप्टिक की ऑइंटमेंट जो क्रीम आती है वो हम उस घाव पे अप्लाई करेंगे और उस घाव पे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग कर देंगे, मतलब उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, जब अगर किसी को कास्ट टूटने से उसको ब्लीडिंग हुई है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस घाव को वॉश कर लेंगे और कोई भी ग्लास पीसेस ना रहे, मतलब उनको रिमूव कर लेंगे। फिर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स अप्लाई करेंगे उस घाव पे, फिर उसके बाद उस पर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। उसको कवर कर लेंगे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से। अब उसके बाद है अगर उसने एक्सीडेंटली कोई शक हुआ गया है माउथ से, तो हमें उसे बोलना है कि आप उसे थूक दो और बेसिन्स में इमीडिएटली, और फिर उसके बाद हम उसको डॉक्टर के लिए ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी की इलेक्ट्रिकल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिकल शॉक से सिंपल है। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो जहाँ पे मेन स्विच है उसको बंद कर लेना है। फिर उसके बाद अगर वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मतलब वो उसमें इतनी क्षमता नहीं है सांस लेने की, तो हमें उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है जल्दी से जल्दी उसको, जिस पर्सन को हुआ है, और फिर उसे उस रूम में शिफ्ट करना है जहाँ वेंटिलेटेड है, मतलब जहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, और वहाँ पे भीड़ नहीं होनी चाहिए उसके आसपास, ठीक है। और फिर हमें ध्यान करना है कि जो पर्सन जिसको ये हुआ था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, वो बेहोशी की हालत में है या होश में है। अगर होश में है तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ब्लीडिंग अगर नोज से हुई है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हुई है तो हमें क्या करना है। नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं कि भाई अपना सर ऊपर कर लो, ठीक है, सर ऊपर कर लेगा वो अपना, और थोड़े समय तक नोज को मतलब ऊपर कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद है गैस या फिर टॉक्सिक इनहेलेशन हुआ है, मतलब उसने उसके अंदर सांस के द्वारा गैस या टॉक्सिक केमिकल इनहेल कर लिया है, मतलब उसके सांस के द्वारा चला गया है, तो हमें उसे क्या करना है, पहले उस पेशेंट को जो पर्सन है जिसको ये हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, फ्रेश एयर में लेके जाना है उसे, ठीक है। फिर अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो फिर उसको हमें क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है और ट्राई करना है। हमें ये ट्राई नहीं करना कि पॉइजन जो है, मतलब जो टॉक्सिक केमिकल उसे इनहेल हो गया है तो उसे लेमन जूस से कोशिश नहीं करेंगे कि भाई लेमन जूस से न्यूट्रलाइज करें, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉइजन अगर उसको बर्न हुआ है तो उसे क्या करना है, उसे मतलब अगर उसका गला मतलब जल गया है, उससे डैमेज हो गया है जो हम सांस लेने की नली है, तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। डॉक्टर के पास सभी में लेके जाएंगे, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पिलेज है, स्पिलेज मतलब गिरना। अब वो स्पिलेज केमिकल स्पिलेज भी हो सकता है कि कोई केमिकल गिर गया है, बायोलॉजिकल स्पिलेज भी हो सकता है, रेडियोएक्टिव स्पिलेज भी हो सकता है। तो केमिकल स्पिलेज में जो हमने अभी पढ़ा था, एसिड गिर जाए तो क्या करना है और अल्कानिक गिर जाए तो क्या करना है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पिलेज में अगर कोई बीमारी अगर किसी मतलब कल्चर मीडिया के द्वारा हुई है, कोई कल्चर ग्रो कर रहा था और उसमें बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है तो वो बायोलॉजिकल स्पिलेज में आता है।
रेडियो एक्टिव स्पिलेज में आता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, अभी हम आ गए थे कि केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट कि केयर और मेंटेनेंस कैसे की जाती है। क्वेश्चन ये बन के आते हैं हमारे पास, या फिर ये भी आ सकता है कि अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं उनका पूछ ले, भाई माइक्रोस्कोप का पूछ ले, या फिर कर्लीमीटर का पूछ ले, सेंट्रीफ्यूज का पूछ ले, तो इंक्यूबेटर का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है। पर अगर कॉमन पूछा जाए कि हाउ टू केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स, तो आपको क्या करना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स, ठीक है। लैब में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो लैब में इक्विपमेंट्स क्या यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या यूज़ होते हैं हमारे लैब में इक्विपमेंट्स। ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर, ठीक है, लैब इक्विपमेंट्स, ठीक है। माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, इसको लैब इंस्ट्रूमेंट से बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर्स, तो ये जो मेन है, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, ये ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो इनका अब हमें क्या करना है, लैब इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा है ना, तो हमें क्या करना है, हर एक जो जैसे ग्लास वेयर है, प्लास्टिक वेयर है, माइक्रोस्कोप है, सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट, इनको थोड़ा बताना है कि भाई है क्या ये, ठीक है। और फिर उनके बारे में लिखना है कि जैसे अभी देखते हैं हम ग्लासवेयर जो है उसके बारे में क्या लिखेंगे कि भाई ग्लासवेयर जो है हम इसका देखो ग्लासवेयर जो है वो मेजर करने के लिए भी यूज़ होता है किसी भी चीज़ की कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो उसकी केयर मेंटेनेंस कैसे करेंगे। जब ग्लासवेयर का काम ख़त्म हो जाए तो उसको वॉश करके रखना है, ठीक है। वॉश द ग्लासवेयर आफ्टर वर्क कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिक वेयर को, ग्लास वेयर को ज़्यादा रब नहीं करना है हमें, मतलब ज़्यादा रगड़ना नहीं है, अगर रब करेंगे ज़्यादा तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट सबके दो दो चार चार पॉइंट लिखना है हमें, ठीक है। माइक्रोस्कोप का आ जाए तो माइक्रोस्कोप क्या है, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, जो क्या करता है हमारे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करवाता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसकी केयर मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, तो चार चार पॉइंट सभी का लिखना है कि चार चार पॉइंट उन्हीं का लिखना है जो मेन यूज़ होते हैं। माइक्रोस्कोप बहुत मेन यूज़ होता है लैब में, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर बहुत मेन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो माइक्रोस्कोप है उसको हमें दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको कवर करके रखना है हमें, और माइक्रोस्कोप को हमेशा फ्लैट लेवल सरफेस पे रखना है। ये बातें तो तीनों पे लागू होती है, माइक्रोस्कोप पे भी, सेंट्रीफ्यूज पे भी, इंक्यूबेटर पे भी, कि जिस एरिया में वो रखा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स, तो वो एरिया कैसा होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो जो बेंचेस जिस पे रखी है वहाँ पे वाइब्रेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप को ऑर्डिनरी पेपर से हमें क्लीन नहीं करना है, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी उससे क्लीन करेंगे तो उस पर स्क्रैचेस पड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। एक वाटर बाथ भी मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, तो वाटर बाथ के लिए भी हम जो वाटर बाथ के साथ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमें ध्यान रखना है कि उसमें वाटर का लेवल कितना है, वाटर का लेवल चेक करते रहना है, और बस इतने पॉइंट कर लेना है। और ये भी कि हम एवरी 3 to 6 मंथ उसकी सर्विस करवा लेनी है। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूज, जो इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूज हमें पहले बताना है, सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट्स है जो क्या करता है, सेपरेट करता है सॉलिड मैटर से लिक्विड सस्पेंशंस को, किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे बेस है ये। और इसकी केयर मेंटेनेंस पे हर एक पे ये पॉइंट जरूर लिखना है हमें कि रीड एंड फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये माइक्रोस्कोप में भी ये पॉइंट डालना है, सेंट्रीफ्यूज में, इंक्यूबेटर में भी, वाटर बाथ में भी, कि हमें क्या करना है, रीड एंड फॉलो, रीड एंड फॉलो, रीड एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर्स
जो मैन्युफैक्चर्स किया है उसकी रीड एंड फॉलो करनी है हमें इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है। लैब इक्विपमेंट्स का एक कॉमन पॉइंट ये है और इनके बारे में हमें सारा लिखना है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट मैं बता रही हूँ, इनमें क्या है। एक कॉमन पॉइंट मैंने बताया था कि जो जहाँ पे हम रख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज हो चाहे माइक्रोस्कोप है, वो लेवल फ्रेम होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये कॉमन पॉइंट है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज का एक पॉइंट ये भी आता है कि सेंट्रीफ्यूज का जो ये कवर है वो हमें कब बंद करना है, कब हटाना है। ये जब बिल्कुल सेंट्रीफ्यूज जीरो हो जाए, मतलब बिल्कुल रोटेट ना करे, बिल्कुल ये रोटेट ना करे, उस टाइम पे ये कवर इसका हटाना है, लेड हटाना है इसकी। अगर पहले हटाते हैं तो फिर सेंट्रीफ्यूज ख़राब हो जाता है। तो हमेशा हमें पहले स्विच ऑफ करना है, फिर उसके बाद इसकी स्पीड जब जीरो हो जाती है तब उसके बाद इस कवर को हटाना है, ठीक है। तो ये हमें केयर मेंटेन ध्यान रखनी है। और दूसरी बातें ये भी है, हर एक जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स है जैसे माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, इक्यूबेटर, वाटर बाथ, इनमें ये चीज़ें भी लिखनी है कि एवरी 3 to 6 मंथ इसकी सर्विस भी करवानी है, ठीक है। तो एवरी 3 to 6 मंथ इट्स मेंटेन विद सर्विस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी कॉमन हो गया। और ये पॉइंट की डेली बेसिस पे इनकी क्लीनिंग करनी है हमें, ये पॉइंट्स भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद कर्ली मीटर भी एक यूज़ होता है मेन लैब में। तो कर्ली मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जो हमें कलर बताता है कोई भी सॉल्यूशंस में कि कितना कलर है इस सॉल्यूशन का। और ये किस पे बेस है, बियर लामेस ला पे बेस है। और एक पॉइंट ये सभी में कॉमन था, ये लिखना है। दूसरा पॉइंट भी कॉमन था जो मैं बता रही थी, सेंट्रीफ्यूज पे भी लागू होता है, इंक्यूबेटर पे भी, माइक्रोस्कोप पे। जिस एरिया में ये चीज़ें हम रख रहे हैं तो वो फ्रेम लेवल बेंचेस होना चाहिए, फ्लैट लेवल बेंचेस होना चाहिए, वहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कर्ली मीटर में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो क्यूबिक चैम्बर है वो हमेशा खाली होना चाहिए। और अगर खाली होना चाहिए, तो क्यूबिक चैम्बर जो ट्यूब डली रहती है चैम्बर में वो खाली होनी चाहिए और वो कवर होनी चाहिए, ठीक है, जब यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ठंडा हो जाए तो उसको टर्न ऑफ कर लेना है, फिर उसके बाद उसको कवर कर देंगे। एक ये जो चीज़ें है, एक ये पॉइंट्स सभी में लिखा जाएगा कि कवर द इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स आफ्टर द यूज, स्टोर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। ये माइक्रोस्कोप में भी लिखना है ये पॉइंट, ये कर्ली मीटर में भी लिखना है ये पॉइंट, और ये इंक्यूबेटर में भी लिखना है ये पॉइंट, और सेंट्रीफ्यूज में भी कि कवर द इंस्ट्रूमेंट्स आफ्टर यूज, स्टोर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, ठीक है। तो ये सम कॉमन पॉइंट्स है जो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लैब इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीज़ कैसे केयर मेंटेनेंस करनी है, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। या तो आप कॉमन पॉइंट लिख सकते हो जो ये मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, या फिर 10 नंबर में आता है तो आपको माइक्रोस्कोप का अलग लिखना है 4-5 पॉइंट उसके, और 4-5 पॉइंट सेंट्रीफ्यूज के लिखने हैं, 4-5 पॉइंट इंक्यूबेटर के लिखने हैं, और 4-5 पॉइंट कर्ली मीटर के लिखने हैं, जो मेनली यूज़ होते हैं उनके लिखने हैं। ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर का भी लिखना है, ठीक है। अभी आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, 8th यूनिट, 9th और 10th यूनिट बच गई है, वो मैं कल करवा दूँगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद क्लासमेट्स, ठीक है। थैंक यू।